Hello everyone. Welcome back to another true crime case study video with me. This is A&A. आज की वीडियो में हम इंदौर के कविता रैना केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में उस टाइम पे शायद इंदौर का बच्चा भी जानता था. So without any further delay, let's get to learn a little more about today's video surrounding around कविता रैना's missing and murder case. कविता रैना इंदौर के मित्रवधु नगर में अपने पति संजय रैना, अपने बेटे ध्रुव रैना, अपनी बेटी यशस्वी रैना और अपनी सास कांता रैना के साथ रहती थी. संजय रैना ML फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे थे. कविता हाउसवाइफ थी और कांता जी भी घर में ही रहती थी. ऑब्वियसली दोनों ही बच्चे स्कूल जाया करते थे. कविता जी की बेटी यशस्वी 6 साल की थी. वो सुबह 7 बजे स्कूल जाती और करीब 1:30 बजे वापस घर आ जाती. यशस्वी स्कूल बस से ही स्कूल आती और जाती थी, पर बस जो था उसको बस स्टॉप पे ही छोड़ देता था, ना कि उसके घर पे आके पिक और ड्रॉप करता था. सो कविता जी रोज उसको अपनी स्कूटर लेके बस स्टैंड पे पिक करने जाती थी. दो The bus stand was not far from their home. Well, as I said, बस स्टॉप ज्यादा दूर नहीं था घर से और कविता जी अपनी बेटी को पिक करके सीधे घर ही आया करती थी, तो इसीलिए वो अपना फोन घर पे ही छोड़ जाया करती थी. Well, which makes sense though. इसी मित्रवधु नगर में करीब 5 महीने पहले ही मीना बैरागी जी ने अपने एक सिलाई की दुकान खोली थी. I mean टेलर, और वी कैन से अ बुटीक. और इसी में कविता जी ने अपने कुछ कपड़े दिए थे सिलने के लिए, और उनके कपड़े पिक करने का डेट था 24 अगस्त. तो 24 अगस्त को अपनी बेटी को लेने से पहले वो अपना स्कूटर लेके उसी टेलर में जाती है, पर वो थोड़ी लेट हो जाती है. वी कैन से एज बस स्टैंड पे स्कूल बस कविता के पहुंचने से पहले ही आ जाती है और उसमें से यशस्वी उतरती है अलॉन्ग विद अदर नेबर किड्स. फॉर्चुनेटली कविता की पड़ोसी जया जी भी वहाँ अपने बच्चे को लेने गई होती है एज यूजुअल, पर जब कविता उनको नहीं दिखती और यशस्वी को अकेला छोड़ना उनको सही नहीं लगता, तो वो उसको भी अपने साथ ही ले आती है एज देवर नेबर्स. तो इवेंचुअली जाना तो एक मोहल्ले ही था. जब जया जी यशस्वी को लेके उसके घर पहुंचे तो ऑब्वियसली कविता के सास घर में ही थी और उन्होंने पूछा, अरे जया तुम, कविता कहाँ है? तब जया ने उनको बोला कि उसको नहीं मालूम, वो तो बस यशस्वी को बस स्टैंड पे अकेला देख के घर ले आई बस. तब कांता जी थोड़ी परेशान सी हो जाती है एज कविता कभी भी ऐसा नहीं करती थी. वो इतनी लापरवाह नहीं थी कि अपनी बच्ची को ही घर लाना भूल जाए, और ना ही वो कहीं पे बिना बताए जाया करती थी. संजय जी भी लंच करने के टाइम पे ऑफिस से घर ही आया करते थे, और उस दिन भी वो आए, और जब उनको सारी बातें पता चली तब वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और कविता कहाँ पे है ये जानने के लिए कविता को फोन करने लगे. बट एज आई ऑलरेडी मेंशन, कविता तो फोन अपना घर पे ही छोड़ जाया करती थी. तब फिर उनको भी याद आता है कि अरे कविता तो आसपास जाते वक्त अपना फोन अपने पास ले जाया भी नहीं करती है, और उसका फोन भी घर पे ही बज रहा होता है. अब इनके पास इंस्टेंट करने के लिए एक ही चीज था, वो थी घर घर जाके सबसे पूछना, और दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे डिड. वो आस पड़ोस में सभी से पूछताछ करते हैं, कविता के दोस्तों को कांटेक्ट करते हैं, इवन जो रिलेटिव्स आसपास रहते थे सबसे पूछा, पर किसी ने भी कविता को नहीं देखा होता है, और ना ही कविता ने खुद से ही किसी को कांटेक्ट किया होता है. अब उसको ढूंढते ढूंढते करीब 3 से 4 घंटे बीत चुके थे और शाम भी हो चुकी थी, और अभी तक कविता घर नहीं लौटी थी. जिसके बाद इन्होंने कनाडिया इंदौर पुलिस स्टेशन में कविता की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी. पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली, पर उन्होंने इस केस को उस टाइम पे इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, एज ये घटना कुछ ही घंटों पहले हुआ था. एज कविता कुछ ही घंटों पहले अपने घर से बाहर निकली थी, तो उन्होंने ये बोला कि यार आप लोग चिंता मत करो, कविता के गायब होने में अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हो सकता है वो कहीं गायब नहीं हुई हो, वो अपनी मर्जी से कहीं पे गई हो और कुछ टाइम के बाद वो वापस आ जाए.
तो आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग वेट करो। पर इवेंचुअली आसपास के एरिया में पुलिस कविता को ढूंढने लगती है। फिर उसी रात पुलिस का कॉल संजय को आता है और पुलिस संजय को फौरन महाराजा यशवंत राव हॉस्पिटल आने को कहता है। संजय इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि पुलिस हॉस्पिटल में क्यों बुला रही है, कविता ठीक तो होगी ना। और यही सब सोचते हुए संजय जल्द से जल्द हॉस्पिटल चला जाता है। तब पुलिस संजय को बताते हैं कि उनको एक बॉडी मिली है, और यू कैन से उनको एक डेड बॉडी मिली है, और उन्हें ये शक है कि ये संजय की पत्नी कविता की हो सकती है। तो इसीलिए शिनाख्त करने के लिए उसको यहाँ पे बुलाया गया है। तब पुलिस संजय को उस हॉस्पिटल के मुर्दा घर में ले जाती है, जहाँ पे एक लाश होती है। वो डेड बॉडी थोड़ी थोड़ी सी जली हुई थी, पर उस बॉडी के हाथ पे एक टैटू नजर आ रहा था, जो कि संजय ने बताया कि ये टैटू कविता का ही है। हेंस इस बॉडी को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया था एज कविता। और संजय जी इस टाइम पूरी तरीके से टूट चुके थे, वो बस इस टाइम पे रोए जा रहे थे। वेल अंडरस्टैंडेबल, उन्होंने आखिर अपनी बीवी, अपनी बेटर हाफ को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। तब पुलिस उनको घर जाने को बोलती है, ये कह के कि आप बॉडी सुबह में ही ले जा सकते हो, कुछ फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क्स हैं जो तब तक हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर सुबह ये लोग बॉडी लेने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और इनको पहले बॉडी से बरामद हुई सारी मटेरियलिस्टिक चीजें दी जाती है। पर सारी चीजों को देखने के बाद वो ये कहते हैं कि ये सामान कविता का नहीं है। तब संजय जी दोबारा डेड बॉडी के हाथ पे बने हुए टैटू को देखते हैं, और गौर से देखने पर वो वाला टैटू नहीं था जो कि कविता के हाथ में था। संजय के हिसाब से कविता के हाथ में तो ओम और राम नाम का टैटू बना हुआ था। वेल एटलीस्ट इस मोमेंट पे अब इन लोगों के पास थोड़ी सी होप थी कि शायद कविता जहाँ पे भी हो जिंदा तो हो। 25 अगस्त मतलब उसी दिन संजय जी अपनी पत्नी का एक मिसिंग पोस्टर डिजाइन करते हैं और उनके प्रिंट आउट्स निकाल के जगह जगह लगाने लगते हैं और बांटने लगते हैं, इन होप्स कि किसी को अगर पता होगा कुछ भी, या फिर किसी ने भी देखा होगा कविता को, तो उनको बता दे। इवन संजय जी ने ये भी बोल दिया कि जो भी इंसान मेरे को कविता की खबर देगा, पक्की खबर देगा, उसको मैं अपनी तरफ से 25,000 रुपए इनाम के दूंगा। 26 अगस्त की सुबह 11 बजे पुलिस को खबर मिली कि कविता के घर के पास वाले पुल के नीचे वाले नाले में 2 बोरियां तैर रही है, जिसमें से बहुत ही गंदी बास आ रही है। पुलिस खबर मिलते ही वहाँ पे पहुँच जाती है और उन दोनों बोरों को जब्त कर लेती है, हिरासत में ले लेती है। जब पुलिस इनको खोलते हैं तब दोनों ही बोरों में 3 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स रखे होते हैं। एक बॉडी को 6 हिस्सों में काटा गया होता है, इंक्लूडिंग 2 legs, 2 hands, हेड एंड ट्रंक। पुलिस इस बॉडी को फिर से MY हॉस्पिटल में ले जाती है और वहाँ पे डॉक्टर्स उन पार्ट्स को जोड़ के प्रॉपर बॉडी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पुलिस संजय को भी कॉल करके बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुला लेता है। फिर से संजय अपने रिलेटिव्स के साथ हॉस्पिटल भागते हुए जाता है और इस बार सैडली वो बॉडी कविता की ही होती है। पुलिस को बॉडी के पास से कुछ भी नहीं मिला होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कविता ने मंगलसूत्र, चूड़ियां, ईयर रिंग्स सब कुछ लगाया हुआ था जब वो उस दिन घर से निकली, और ना ही मिली कविता की स्कूटर। ये केस इस टाइम तक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था इंदौर में, और वी कैन से सभी लोगों को कविता के मिसिंग के बारे में पता ही था थ्रू पोस्टर्स एंड सोशल मीडियाज। और जब कविता के मौत की न्यूज बाहर आई तो लोग एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे और जगह जगह पे धरना प्रदर्शन करने लगे ताकि जल्द से जल्द कातिल को सजा मिल सके और कविता को इंसाफ। फिर सभी पेपर वर्क्स कंप्लीट करने के बाद बॉडी को रिलीज कर दिया गया और फिर कविता की अंतिम यात्रा निकाली गई, जहाँ पे बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते गए और जल्द से जल्द कविता को इंसाफ दिलाने के नारे लगाने लगे। फिर पुलिस वहाँ पे भीड़ शांत करने आती है और फिर एनी हाउ कविता के फाइनल राइट्स कंप्लीट किए जाते हैं। वेल पुलिस के ऊपर इस टाइम तक बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ गया था जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने का, तभी ये केस क्राइम ब्रांच अपने हाथों में ले लेती है। फिर शुरू होता है असली मायने में इस केस की इन्वेस्टिगेशन। इनिशियली पुलिस करीबी घर वालों पे ही हमेशा
हमेशा शक करती है। तो यहाँ भी उनको लग रहा था कि इन सब के पीछे या तो कविता की सास या फिर उसके ही पति संजय का हाथ हो सकता है। वेल अनऑफिशियली अब संजय और कांता जी को बारी बारी से बुला के सख्ती से पूछताछ करने लगती है पुलिस। वी ऑल नो दीज इंडियन मीडियाज, इनको तो बस अपने पेपर के लिए कुछ मसालेदार चाहिए होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा हाईलाइट करने लगते हैं इस बात को कि कविता के मर्डर में उसकी सास और पति का हाथ हो सकता है। और ये सब पढ़ने और सुनने के बाद जो वो लोग थे जो कि कविता के घर वालों को इतना ज्यादा सिंपैथी दे रहे थे, इतना ज्यादा समर्थन करने लगे थे, वो लोग थोड़ा थोड़ा उनको भी अब इन पे शक होने लगता है और धीरे धीरे वो लोग भी इनके खिलाफ चले जाते हैं कि हाँ हो सकता है इन्हीं लोगों ने कविता को मार दिया हो और अब ये सारा नाटक कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी बार बार इनको बुला के इनसे बहुत ही ज्यादा सख्ती से पूछताछ करती थी। अब एक इंसान जिसने अभी अभी अपनी बीवी को खोया है और पुलिस दिन रात उससे पूछताछ कर रही है, शक कर रही है कि उसी ने अपनी बीवी को मारा होगा। इस सब से संजय रैना की मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे ऑब्वियसली, जिसके कारण एक दिन संजय अपने दोनों बच्चों को लेके डीआईजी के ऑफिस जाकर उनसे बोलते हैं कि आप मेरी बीवी का कातिल ढूंढने के बजाय मुझे और मेरी माँ को दिन रात क्यों परेशान कर रहे हो? हमने पहले ही अपना एक करीबी इंसान खो दिया है, हम पहले ही इतना ज्यादा परेशान हैं और ऊपर से आप लोग हम पे ही शक कर रहे हैं, हमें ही परेशान कर रहे हैं और ये नहीं कि कातिल को पकड़े। और फिर वो डीआईजी से ये गुहार लगाते हैं कि प्लीज मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप लोग मेरी बीवी को के कातिल को जल्द से जल्द पकड़िए। फिर इस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करने पे वैसे भी उनको कुछ सबूत तो मिला था नहीं घर वालों के खिलाफ, और ये बात भी बाहर आई तब फिर से लोग इस बार पुलिस को दोष देने लगे कि वो पहले से ही इतना परेशान है एक करीबी को खोके और पुलिस अपना काम सही से करने के बजाय उनको ही परेशान कर रही है। तब पुलिस पे और भी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा कि वो जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करे। तब पूरे शहर की पुलिस उस टाइम इसी केस को सॉल्व करने में लग गई, जिसके लिए करीब 70 से 80 पुलिस की 4 अलग अलग टीम्स फॉर्म करी गई। चारों टीम में काम डिवाइड कर दिया गया इन अ वे कि जो पहली टीम है वो टेक्निकल रिलेटेड इश्यूज को देखेगी और टेलीकम्युनिकेशन वगैरह ट्रैक करेगी। दूसरी टीम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट संभालेगी। थर्ड टीम क्राइम सीन को रिक्रिएट करके सभी पॉसिबल सिनेरियो को रिक्रिएट करके उसको एनालाइज करेगी। और फोर्थ और लास्ट टीम का काम ये था कि बाकी के जो 3 टीम इंफॉर्मेशन या डेटा देगी उसको क्रॉस चेक, वेरीफाई और एनालाइज करेंगे एंड ऑल्सो सस्पेक्ट से इंटेरोगेशन करेंगे। फिर पुलिस संजय रैना से एक्चुअल में 24 अगस्त को क्या हुआ था, वो कहाँ जाने के लिए निकली थी, ये सब पूछने लगती है, जिसमें संजय ने कहा कि 24 अगस्त को उससे अपने कपड़े बुटीक से जाके लेने थे। तब पुलिस उस टेलर के ऑनर महेश बैरागी और मीना बैरागी को अपना सस्पेक्ट बना के इन्वेस्टिगेट करने का सोचती है और फिर इनके बारे में सारी डिटेल्स निकाली जाती है। सब कुछ जानने सुनने के बाद मीना को क्लीन चिट मिल गई, पर पुलिस को महेश पे शक हो चुका था। इवन उससे 22 दिन तक लगातार पूछताछ की गई। टीकम चंद देवरा जो कि महेश का दोस्त था, उसका फ्लैट महेश के घर के पास में ही था, तो पुलिस अब देवड़ा से भी पूछताछ करने लगती है, बट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस दोनों को ही छोड़ दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को ये पता लगा 2013 में महेश पे अडल्ट मूवी बनाने का कंप्लेंट फाइल किया गया और 2014 में उस पे किसी को धमकी देने के चार्जेस लगे थे। महेश ने पहले वीडियो लाइब्रेरी शॉप खोली थी और वो बंद करके फिर से एक नई दुकान खोली थी उसी मोहल्ले के आसपास, जो कि कुछ खास चली नहीं। तो इन्होंने अपनी पत्नी मीना के साथ मिलके फाइनली एक बुटीक खोल लिया जो कि काफी सही से चल रहा था। और 20 अगस्त 2015 को उसी के पास महेश ने अपनी एक साड़ी की दुकान भी खोल ली। ये दुकान महेश ने 11 महीने की कॉन्ट्रैक्ट साइन
साइन करके ली होती है, पर 1 सितंबर को ही उस दुकान को खाली कर दिया जाता है, जिसके कारण पुलिस को इस पे तगड़ी वाली शक होती है। फिर फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की दैट बॉडी मिलने से 36 घंटे पहले उसकी मौत हुई थी। पहले एक लोहे की रॉड से कविता को मारा गया और फिर उसकी बॉडी के 6 टुकड़े किए गए थे। 24 अगस्त को वहाँ आसपास के एरिया में जितने भी कॉल किए गए थे घटना के वक्त, सबकी जांच की गई। करीब 5 लाख कॉल्स किए गए थे, जिसमें से 1000 कॉल्स को पुलिस ने सस्पेक्ट मान के फिल्टर करा और इन 1000 कॉल्स को क्रॉस वेरीफाई करा गया, फिर से इन्वेस्टिगेट किया गया, पर इस बार उन 1000 कॉल्स में भी उनको कुछ नहीं मिला। 30 अगस्त को पुलिस को एक इंसान ने कॉल करके ये बोला कि नौलखा बस स्टैंड के पार्किंग में 3-4 दिनों से एक स्कूटर पार्क की गई है और नंबर वेरीफाई करने पे दे गॉट टू नो कि ये तो कविता की ही स्कूटर है। स्कूटर यहाँ पे कौन लेके आया? अब इस सवाल के पीछे पुलिस पड़ चुकी थी। तब वहाँ के गार्ड से पुलिस पूछती है और इवन महेश की फोटो भी दिखाती है। फोटो देखते ही गार्ड ये बोलता है कि अरे हाँ, यही तो वो बंदा है जिसने ये स्कूटी यहाँ पे पार्क किया था। तब पुलिस गार्ड से पूछती है कि क्या आप श्योर हो यही वो इंसान है जो स्कूटर यहाँ पे पार्क करके गया था, क्योंकि यहाँ तो रोज ही इतने लोग आते हैं, आप कैसे पहचान गए इसको? जिसपे गार्ड बोलता है हाँ ये वही है पक्का से। जब ये यहाँ पे पार्क कर रहा था तब मैंने इसको बोला कि प्लीज आप हैंडल लॉक मत करो, हमें आसानी होगी, कोई अगर गाड़ी वगैरह आई तो हम इसको कहीं पे खुद से जाके शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस बात पे महेश ने उसको साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भाई मैं तो हैंडल लॉक करूंगा। और इसी बात को लेके उन दोनों के बीच में थोड़ी सी झड़प हो गई और इवेंचुअली महेश ने उस स्कूटर का हैंडल लॉक कर ही दिया। तो इसीलिए गार्ड के हिसाब से उसको उसका चेहरा याद था। महेश के टेलर के पास के ही एक शॉप में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और 26 अगस्त को महेश उस दुकान में जाके सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए बार बार बोल रहा था। ये जान के पुलिस ने सोचा कि शायद से ये बंदा एविडेंस मिटाने के चक्कर में है। तब एक टीम जाती है महेश को अरेस्ट करने के लिए और दूसरी टीम जाती है उस सीसीटीवी फुटेजेस को वेरीफाई करने के लिए। उस सीसीटीवी में खास कुछ नहीं होता, उसमें बस महेश कई बार इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आया होता है और फिर वो वहीं बगल में एक किराने की दुकान होती है वहां पे जाता हुआ दिखाई दिया होता है, लेकिन उन फुटेजेस में कविता कहीं भी नहीं होती है। फिर महेश से पूछताछ की जाती है और कुछ ही दिनों में उसको फिर से छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस भी परेशान हो चुकी थी, उनके हाथ में भी कुछ आ नहीं रहा था। तो अब पुलिस हर इंसान को शक की नजर से देखने लगती है, जैसे कि सब्जी वाला, दूध वाला, दोस्त, पड़ोसी या हर कोई इंसान जो कि कविता के कांटेक्ट में कभी ना कभी रहा होगा। फिर कविता पिछले 10 सालों में किन किन से मिली, कहाँ कहाँ गई, सब कुछ पता लगाया गया। ऐसे करते करते करीब 1 से 70 लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें से 100 लोगों पे पुलिस को शक हुआ और इसी में से एक नाम था महेश बैरागी। पुलिस महेश का फोन ट्रैक कर रही थी और जहाँ पे सबसे ज्यादा उसके फोन की लोकेशन होती थी वो था उसके दोस्त देवड़ा का घर। तब पुलिस जल्दी से उस फ्लैट पे रेड मारती है। तब वहाँ पे खून के निशान, आयरन रॉड वगैरह मिलता है, जिसके बाद फिर से पुलिस महेश से पूछताछ करती है और बाद में छोड़ देती है। ये पूछताछ वगैरह करीब 1 से 7 दिनों तक चलता है। अलीजेडली पुलिस ने कहा कि जब कविता महेश के टेलर गई तो महेश कविता से फिजिकली अट्रैक्ट हो गया, जिसके कारण उसने एक साड़ी की दुकान भी खोल ली ताकि वो वहाँ पे भी जाया करे। और 24 अगस्त को जब वो सामान लेने गई तब टेलर पे महेश था, ना कि उसकी बीवी मीना। और उसने ये कहा कि आपका कपड़ा तो मेरे घर पे मेरी बीवी के पास है। तो वो स्कूटर लेके घर के तरफ जाने लगी और पीछे से महेश भी आने लगा और इवेंचुअली अपने दोस्त के फ्लैट पे ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। कविता वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, तो वो महेश के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो उसने एट द मोमेंट उसकी जान ले ली और शरीर के 6 टुकड़े करके फेंक दिया। अब फाइनली 9 दिसंबर 2015 को पुलिस महेश को ऑफिशियली उसके घर से अरेस्ट कर लेती है और उसी शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाती है, जिसमें महेश का चेहरा ढक के उसके होठों पे स्टिकर टांच दिया जाता है और फिर उसको मीडिया के सामने लाया जाता है और सारी कहानी मीडिया को पुलिस बताती है। तभी महेश पुलिस की गिरफ्त से छूट के अपने मुंह से कपड़ा और स्टिकर हटा के खुद को निर्दोष बताने लगता है और कहता है कि ये सब मुझे फंसाना चाहते हैं बस। फिर जैसे तैसे महेश को काबू करके पुलिस उसको वापस ले जाती है।
महेश के खिलाफ चार्जशीट मार्च 2016 में फाइल की जाती है। फिर सेशन कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट होती है, जिसमें करीब 41 विटनेस ने अपनी गवाही दी होती है। सब कुछ देखने सुनने समझने के बाद सेशन कोर्ट ने 18 मई 2018 को महेश को बाइज्जत बरी कर दिया। जज ने ये कहा कि महेश ने जो सीसीटीवी फुटेजेस मांगे उस शॉप पे जाके, और जो महेश ने अपनी साड़ी की दुकान खाली करी, इसको कविता के मर्डर से जोड़ने में पुलिस नाकाम रही। उनके पास कुछ खास सबूत था भी नहीं महेश के खिलाफ, और आई डोंट नो हाउ एक भी इंसान ने उस दिन महेश और कविता को साथ में नहीं देखा होता है। और महेश का जो लोकेशन उसकी दोस्त के फ्लैट के करीब दिखाता है, तो उसपे जज ने ये कहा कि महेश का घर भी तो वहीं पे था। हो सकता है महेश अपने घर पे हो और उसी को पुलिस अपना टारगेट बना रही हो। जो उसका दोस्त देवड़ा था वो भी कोर्ट में आके ये बोल गया कि मेरे को पुलिस ने धमकी दी है और कहा है कि उनके फेवर में गवाही देने के लिए। महेश इस पूरे इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग के दौरान जेल में ही था और 3 सालों के बाद उसको छोड़ दिया गया। इवन महेश के फैमिली को उस पर पूरा विश्वास था कि भाई हमारा बंदा तो ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकता, उसका अपना भी एक परिवार है, अपनी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, वो भला ऐसा क्यों करेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद लोग गुस्से में तो थे, बट कुछ ही टाइम के बाद उनका गुस्सा एक अलग नजरिए में बदल गया और फिर से एक बार उनके शक का सुई कविता के घर वालों पे ही जा अटकी। आप लोगों को क्या लगता है महेश वाकई निर्दोष था? तो फिर इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ कैसे हो सकते हैं, जैसे कि सीसीटीवी फुटेजेस मांगना, अपनी साड़ी की दुकान खाली करना, और तो और उस गार्ड ने उसको पहचाना कैसे, या फिर किसी ने उस गार्ड को पैसे दिए थे ये सब बोलने के लिए, या फिर इन सब के पीछे एक्चुअली में रैनास का ही हाथ है। डू लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।